नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, साउथ से लेकर दिल्ली तक, हर जगह एक ही नारा चल रहा है कि कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है। ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान ने जो नारा पंजाब में दिया था कि एक थी कांग्रेस, उसको कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता सच साबित करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो हार जाते हैं अपनी सरकार होते हुए भी, और यह बताया जाता है कि अब जो विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं। सुक्खू सरकार पर एक तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब से बस चंद ही मिनटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा, जो कि दिल्ली से पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल में भेजे गए थे, उन्होंने एक ही मंच पर प्रतिभा सिंह, जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि बागी गुट को लीड कर रही थी, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया था, उनके साथ सुक्खू बैठे हुए दिखाई दिए। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया ऑल इज वेल। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूछने की कोशिश की गई, लेकिन सबके जवाब में यही कहा गया कि अब हिदायत दे दी गई है कि जो भी परेशानी होगी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कही जाएगी, सामने आकर नहीं। तो इस सब के बीच जब राहुल गांधी विदेश में है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान अपने हाथ में ले रखी थी हिमाचल की, तो 14 महीने से जिस तरह से ये बगावत के सुर एक तरीके से बुलंद हो रहे थे, तो आला कमान क्यों सोता रहा, क्यों अपने हाथ के नीचे से उन्होंने ये सब होने दिया? एक बार जरा पता करने की कोशिश करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज सुबह से अब तक जो घटनाएं रही और जो क्रम रहा उन पर नजर डालते हैं। That everyone is united here, so there is no problem. So Honorable Chief Minister has agreed that he is taking everyone together. The PCC President also had conveyed solid support to the government. The party and the government and the MLAs and the ministers will work together. All those 6 MLAs, they have disqualified and they will not be they ceases to be a member of Himachal Pradesh Legislative Assembly. जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा होती। मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो अच्छी बात है। तो भाइयों के बीच में दरार कैसे आ गई? नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। आपको उम्मीद है सुलझ जाएगा मामला? अब लेट्स सी, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल ऑब्जर्वर्स। हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री की आंखों में आंसू हैं। वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं, और जो विधायकों ने किया है उस दबाव और उसके प्रभाव में किया। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। जब नंबर होगा सरकार बनाने के लिए तभी बनाएंगे ना। जब नंबर हमारे पास है तो सरकार वो कैसे बनाएंगे? मेजॉरिटी तो हमारे पास है, कांग्रेस के पास। कांग्रेस की सरकार अपना इस्तकबाल खो चुकी है। मॉरली उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनकी जन भावनाएं इस चुनाव से स्पष्ट आती है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो चुनावों के अंदर बेईमानी करने की कोशिश करती है, उसके बावजूद अगर अपोजिशन पार्टी चुनाव जीत जाए तो फिर विधायकों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दे के, डरा के, धमका के ऐसे आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं। मुझे लगता है इन आरोपों की अब जो है जांच होनी चाहिए। चलिए, तो आला कमान को तो ऐसा लग रहा है कि सुलह
सफाई करवा दी गई है और यह भी कहा गया है कि 4 लोकसभा की जो सीटें आती हैं, अब जो हुआ सो हुआ, भूली हुई बातों को भुला दिया जाए और अब लोकसभा की उन 4 सीटों को मिलजुल कर अब जीतने की कवायद शुरू की जाए। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जी मौजूद हैं। पीयूष जोशी जी, नेता आम आदमी पार्टी, मौजूद हैं। और इसके अलावा राजकिशोर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन सुनील चौधरी जी, मैं जरा आप ही का रुख करना चाहूंगी। एक तो मुझे अचंभा हो रहा है कि अब से बस 5-7 मिनट पहले ही हुड्डा जी ने कहा है कि हमने सबको हिदायत दे दी है कि मीडिया में जाकर अपनी बात करनी नहीं है। तो आप आज चैनल पर कैसे पक्ष रखेंगे कांग्रेस का हिमाचल को लेकर? पक्ष रखने के लिए तो भेजा पार्टी ने। हाँ, तो हिदायत आपको तो नहीं दी है ना, आप खुलकर बात कर सकते हैं। हिदायत अगर दी होती तो कोई पक्ष रखने नहीं आता, लेकिन हिदायत तो भाजपा को भी दे देनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर ना भेजें। जिन विधायकों को उठा के हिमाचल से और हरियाणा लेके गए हैं, वो हेलीकॉप्टर किसका था, किसने बिल दिया उसका? ये हिदायत भाजपा से गई है कि जेपी नड्डा जी से गई है कि अमित शाह जी से गई है? उनकी भी हिदायत का पता करना चाहिए। तो आपकी सरकार बच गई है मतलब हिमाचल में? सरकार तो कल बच गई थी, विश्वास मत पे, बजट सत्र पे उन्होंने वोट करा के बच गई है। निष्कासन 6 विधायकों का हो गया है और भाजपा की एक कोशिश जो लोटस ऑपरेशन देश भर में चला रहे हैं, वो हिमाचल में नाकाम हो गई है। ओके, ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी, हिमाचल में ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया। नहीं, ऑपरेशन लोटस नहीं था रीमा जी, ये तो इनका ऑपरेशन खोट था। अब इनके संगठन में खोट है, इनके अंदर घुटन है, विधायक परेशान है, संगठन जिस ढंग से चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा। आपके शीर्ष नेता लंदन में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई आपके विधायकों की है नहीं, और उसके बाद आप आरोप किसी और पर मंडना चाहें और आप उसको जाकर के कहें कि नहीं हमारे सब लोग नाराज हैं इनके कारण, हमें लोग छोड़कर जा रहे हैं इनके कारण, गठबंधन टूट रहा है इनके कारण, बूथ तक का कैडर हमको छोड़ के जा रहा है इनके कारण। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी एक बार भी आत्मविश्लेषण करे और वास्तव में अपने संगठन की खामियों को वो जाकर के ढूंढे, उनको पहचान करके मजबूत करे, वो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। हम तो खुद भी कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए और मजबूती से उनको काम करना चाहिए, पर अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो इसका ठिकरा हमारे सर पे नहीं फोड़ा जा सकता। अगर आपके विधायक आपसे नाराज होकर के, आपके मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज होकर के, आपके शीर्ष नेताओं से नाराज होकर के पार्टी से नाराज हैं और दूर जा रहे हैं, उसका ठिकरा हमारे सर पे नहीं फोड़ा जा सकता। कितनी बैठकें करी थी आपके संगठन ने हिमाचल के अंदर? कितनी बार विधायकों से बैठे? कितनी बार आपका शीर्ष नेतृत्व वहां पर गया? और 2-2 महीने 3-3 महीने से विधायक मिलना चाह रहे हैं और उनको समय ना मिले, और उसके बाद वो आपको समय आने पर बता दे, ठीक से बता दे, और उसको आप आरोप लगा दे भारतीय जनता पार्टी पर। तो ऐसा ना करिए। देश की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता सभी लोग बहुत समझदार हैं। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप अपनी एक परिवार की चापलूसी के कारण अपना सब रंग खो चुके हैं, उसी का परिणाम है कि ऐसा होता है। अच्छा, ये आपने एक अहम बात कही, लेकिन मैं उस पर आगे आऊं। एक चीज जो समझ में आ रही है राजकिशोर जी, वो ये कि जिस परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी अभियान चला रही है, अगर विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह का नाम लेकर के इमोशनल एक तरीके से हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, तो ये भी तो परिवारवाद में आएगा, या इसको कि उन्हीं की बपौती के तौर पर हिमाचल में उसी तरह से चला जाए जैसे पहले चला गया था? तो इसमें और उसमें फर्क क्या है फिर? देखिए, ये फर्क तो भारतीय जनता पार्टी रीमा जी कई बार बता चुकी है कि उनके परिवारवाद और हमारे परिवारवाद में क्या फर्क है। तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा हो सकता है, बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक परिवारवाद मुद्दा हो सकता है। लेकिन यहां पर हिमाचल की अगर हम बात करें तो राजा वीरभद्र के बारे में पहले समझ लेना चाहिए कि वीरभद्र जो उनको जो नाम मिला हुआ है, वो वीरभद्र सिर्फ नाम नहीं है। जो शिव जी का अवतार वीरभद्र रहे हैं, उस परिवार से वो माने जाते रहे। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं उस पर, क्योंकि मेरा हिमाचल से कोई वास्ता उस तरीके से नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो पूरे देश से जितना वास्ता है उतना ही वास्ता है। लेकिन हिमाचल में वो जो इमोशनल सेंटिमेंट है, वो भारत की जनता के या हिमाचल की जनता के वहां से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जहां पर इस तरीके का एक रिश्ता बनता है तो वो हो जाता है। खैर, प्रतिभा सिंह की अपनी महत्वाकांक्षा रही है। जिस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय असंतोष के बीच पनप गए थे। उस समय उनके जो पुत्र हैं उनको तो मना लिया गया था, अभी भी मना लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन जहां तक नहीं परिवारवाद की बात, तो कम से कम जो परिवार
बाद लंबे समय से जो पार्टी चलाती रही, कम से कम वो तो अपने परिवारों को संभाल लेती है। अगर कांग्रेस उसका परिवार है तो मैं संभाल यही ले। जानने की कोशिश कर रही थी। और मैं पीयूष जी आपके पास आऊं, लेकिन सुनील चौधरी जी आपका एक बार फिर रुक करना पड़ेगा। 14 महीने पहले मीडिया में, क्योंकि मीडिया से तो वैसे काफी परहेज हो गया आजकल कांग्रेस पार्टी का, हर चीज के लिए मीडिया जिम्मेवार है, लेकिन मीडिया में इस बात को लेकर प्रतिभा सिंह ने उस वक्त भी कहा था कि वो नाराज हैं। जब सुक्खू का नाम प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से लिया गया था तब भी बताया गया था कितने लोग नाराज हैं। तो ये सूगबुगाहट कोई 4 दिन पहले तो हुई नहीं कि राज्यसभा का चुनाव, और सोनिया गांधी को राज्यसभा वहां से ना भेजने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है कि वहां पर टूट की आशंका थी। तो एक तरीके से सोता रहा क्या आला कमान, जब पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला है? रीमा जी, सबसे पहले तो वहां की जनता ने 40 विधायक किस पार्टी के जिता के भेजे? जनता ने वोट किसको दिया? लोकतंत्र में किस तरह सरकारें बनती है? और रही बात पार्टी में प्रतिभा सिंह जी के बयान की, योगी सरकार में 150 विधायक चलते हुए सदन में उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और अपने भाजपा के साथी को भी। तो कौन से आला कमान का वो इंतजार कर रहे थे उस समय? तो उनको क्यों आला कमान ने मना नहीं लिया? पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र अपनी छोटी मोटी बातें रखने के लिए सब जगह होता है, तो प्रतिभा सिंह ने भी रख दिया होगा, और बाकी आगे रखने के लिए भी वो स्वतंत्र है। लेकिन अब बात आ गई कि भाई राज्यसभा के चुनाव में वोट करनी है। क्या किया इन्होंने? कहां खरीद फरोख्त देश भर में की नहीं। तो क्या अब हिमाचल का चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहां वोट गिनी जाएंगी, जैसे कि इन्होंने चंडीगढ़ में किया? तो वो भी क्या भाजपा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे वहां पे बोल के वोटों को, 8 वोटों को खराब कराने का काम किया था, या अपने आप स्वयं खराब हो गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया? मैं अपने भाजपा के साथी की एक और बात पे कह दूं कि इन्होंने कह दिया वो लंदन में बैठे, न्याय यात्रा शायद ये फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि न्याय की गुंजाइश इन लोगों से देश की जनता को नहीं। तो लंदन में नहीं है क्या राहुल गांधी? अब वो पता नहीं, इन्होंने मुझे लगता है स्पेशल टिकट देख लिया नहीं, होगा। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि बीच में ब्रेक लेकर वो जा रहे हैं बाहर कैम्ब्रिज में। आज इन्होंने कह दिया वो लंदन बैठे हैं। अगर वो बैठे हैं और 2 दिन के लिए गए, एक ही बात होती है ना? तो गलत बात हो गई। सबसे पहले तो आप जो है दशकों से मीडिया में इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस पार्टी ने लोकतंत्र पे डाका डाला, सवाल पूछना चाहिए सबसे पहले उनसे। ये जो वोट चोरी करके लोकतंत्र पे डाका डालने वाले जब ये सवाल पूछा है ना, तो इमरजेंसी की याद सबने दिला दी है। इमरजेंसी अगर 40 साल पहले देश में क्या होता था, वो यादें ताजा कराई जाती है बार बार। तो इसीलिए लोकतंत्र की बात ना की जाए मेरे ख्याल से, दोनों ही तरफ से। आज का मुद्दा क्या है? आज सरकारों को कहां खरीदा जा रहा है? आज का मुद्दा क्या है? अगर भविष्य की बात करनी है, या हमें अतीत की बात करनी है, या वर्तमान की बात करनी है, ये आप तय तो कर लें। सुनील जी, अगर खरीदा गया बीजेपी की तरफ से, तो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह वो तो बीजेपी के पाले में जा चुके होते ना, अभी गए नहीं है, इसका मतलब खरीदा नहीं गया है। खरीद चुके होते तो वो आपकी तरफ नहीं बैठे होते। 6 विधायकों की बात की है रीमा जी। प्रतिभा सिंह हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, उनको किसी चीज की अगर कोई बात कहनी है, मैंने बताया अभी भी आपको कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी जो बात ऑब्जर्वर से कहनी थी, पहले भी कह सकती थी, आज भी कह सकती है। हमारी वरिष्ठ लीडर है वो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो विधायकों की सुनी जाती है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली से फैसला हुआ ना सुनील जी। दिल्ली से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया कि सुक्खू ही होंगे, सही तो कहा सुक्खू ही हुए। रीमा जी, सही कहा आपने। दिल्ली से फैसला हुआ क्योंकि हेलीकॉप्टर दिल्ली से ही भेजे गए 6 विधायकों को लेने, और उसमें भाजपा के 2 नेता साथ में बैठे हुए थे। ये सबने देखा है। कौन से नेता थे भाजपा के? वो भाजपा, आप वीडियो निकाल लीजिए, मैं बता देता हूँ। बताइए तो सही, कौन थे? आप बिना वीडियो के बता दीजिए। कौन थे 2 नेता भाजपा के? समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, बिल्कुल बताइए। नहीं, बिल्कुल बता दिया, पूरे देश ने देखा है। ये तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, बता दीजिए आपको रीमा जी। मैं वीडियो पर्सनल आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। नहीं, ऐसे कह के थोड़ी भाग जाएंगे आप। नहीं, भाग कहाँ रहे हैं? शो में अगर आते हैं बताइए ना, भागेंगे क्यों हम? हिमाचल गए नहीं क्या सुरक्षा में? सीआईएसएफ की सुरक्षा किसने दी? भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा गए नहीं क्या? बता रहे हैं जो हेलीकॉप्टर में थे, तो आप नाम बता दीजिए ना उनका। आप इतने अरे आप बताओ ना, हरियाणा गए कि नहीं गए? आपने सुरक्षा दी कि नहीं दी हरियाणा में? क्या आप फंस चुके हैं? अब एक काम डिसाइड करिए। सुनील जी, एग्जैक्टली, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है, जो चली रही है भाजपा के पास, उसमें अगर चेहरे दिखाई दिए तो वो चेहरे सामने आने चाहिए। ऐसे आपने कहा ना, मतलब वो चेहरे सामने तो आने चाहिए। 2 नेता कौन थे आखिर जो ऑपरेशन चला रहे थे? अभी तक देश को पता नहीं लगा। जो इनको हरियाणा लेके गए सुरक्षा में, वही नेता तो होगा, या नाम लेने से क्यों बच रहे हैं आप? नाम ले देंगे, आपको नाम भी बताएंगे।
सार्वजनिक है, नाम भी सब व्हाट्सएप सार्वजनिक है। व्हाट्सएप खोल कर देखिए, उसमें आया हुआ होगा नाम। नहीं व्हाट्सएप आप देखें, भाजपा का काम है व्हाट्सएप देखना। चलिए ठीक है पीयूष जोशी जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपको मैंने आज शो में इसलिए आमंत्रित किया। वैसे तो आम आदमी पार्टी की आज की डेट में हिमाचल में तो कोई उस तरह का रोल नहीं था, लेकिन जब चुनाव लड़ा जा रहा था तब बहुत बड़ा रोल था। और आज इंडी अलायंस के जितने भी दल थे उन्होंने हिमाचल पर कुछ नहीं बोला, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जरूर बोला और उन्होंने कहा कि ये तो जांच का विषय है कि बीजेपी हर जगह पर ये सब कर रही है। ना तो दिल्ली में आपकी सरकार गिरी, ना कहीं और पंजाब में आपकी सरकार गिरी। तो ये जो आजकल आरोप लगाने का एक ट्रेंड चल रहा है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, तो अगर कर रही है तो सफल क्यों नहीं हो पा रही है? पीयूष जोशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चंडीगढ़ के मेयरल चुनाव में क्या हुआ ये सबने देखा, क्योंकि वहां पे जो पूरा सिस्टम इन्होंने जिस तरीके से रिग करने की कोशिश की थी, अंग्रेजी में कहावत है कॉट विद द हैंड इन द कुकी जार, कि आप जो है वो बिस्किट चुराते हुए पकड़े गए सामने सामने। कैमरे ने देखा, आपने खुद ने भी कैमरे की तरफ देखा, चोर ने देखा कैमरे की तरफ। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको बहुत फैनफेयर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया था, कहा था कि ये चुनावी सुधार है, उसको भी उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया, असंवैधानिक निरूपित किया और कहा कि ये लोकतंत्र के ऊपर एक आघात है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हमने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की है। जो चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में जो हमारे सामने घटित हुआ वो तो कैमरे के सामने घटित हो गया, इसलिए पकड़ा गया। यदि कैमरे के पीछे घटित होता, जैसा कि हिमाचल में हो रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में हुआ, तो ये सबको पता हो, कैमरे के पीछे आप पकड़ नहीं पाते हो, पर सबको पता है किस तरीके से होता है, कैसे इनकी अंतरात्माएं जाग जाती है और अंतरात्मा की आवाज एकदम से सुनने लग जाते हैं, जो अभी तक अंतरात्मा की आवाजों को मारकर बैठे हुए थे। तो ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग करके गवर्नर्स का, एलजी का इंटरफेरेंस को बढ़ा के और पूरे की पूरी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने अभी एक बात की रीमा जी, इमरजेंसी की आपको याद आई, तो मैं ये कहता हूं कि इस देश में सत्ता पक्ष से सवाल पूछना बंदी कर दिया जाना चाहिए। हम बंदी कर देते हैं, आप विपक्ष को बिठा लीजिए एक तरफ। तो अभी क्या कर रहे हैं? आप सवाल ही पूछ रहे हैं ना, आप सवाल ही तो पूछ रहे हैं पीयूष जोशी जी। थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी से भी आप पूछ रहे हैं ना सवाल, आपको मंच दे रखा है मैंने पूछने के लिए सवाल, इसमें भी हमारी गलती है कि आप नहीं पूछ पा रहे ढंग से। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ये बता दें जरा। अक्षय कुमार के साथ में तो कौन से आम खाते हैं, कैसे आम खाते हैं बता देते हैं, डीप सी डाइविंग भी कराते हैं, ऊपर मिग में सुखोई में घूम भी आते हैं, तो कोई समस्या नहीं। पर जनता के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप ही इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 100 लोग बैठ जाइए तो प्रधानमंत्री के साथ में जरा कर लीजिए सवाल जवाब कि कैसे लोन बढ़ गया देश का, 40 रुपए डीजल कहां गया, इन सभी मुद्दों पर ओके, इन सभी मुद्दों पर जहां तक प्रधानमंत्री की आप बात करें, मेरे ख्याल से हर रोज आप देख रहे हैं कि वो जनता के बीच जाकर जनता से सीधे सवाल जवाब कर रहे हैं और जनता से सवाल भी हो रहे हैं, जनता को जवाब भी दिया जा रहा है। अब अगर मीडिया ही देश को चला रहा है तो ये तो बहुत खुशकिस्मत की बात है। नहीं, मंच पे वो खड़े होते हैं उससे जनता की दूरी देखिए, 200 मीटर की दूरी रहती है। जनता में से कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री से इतनी सिक्योरिटी के बीच में आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, आप लोगों के अंदर वो नॉलेज बेस है, पॉइंट क्या है, प्रश्न पूछने की हिम्मत, पॉइंट क्या है? यहाँ प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉइंट है या हिमाचल प्रदेश पर चर्चा चल रही है या आम आदमी पार्टी पर चर्चा चल रही है? मैं समझ नहीं पाई चर्चा का मुद्दा। आप अच्छे भली बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको इमरजेंसी की याद आई थी, इसलिए मैंने आपसे बोला कि विपक्ष से पूछ लेते हैं प्रश्न, सत्ता पक्ष से तो प्रश्न पूछने का ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाह रही थी पीयूष जोशी की हिमाचल प्रदेश का चुनाव जब कवर करने के लिए हम लोग गए थे तो वहां पर अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में जितनी भी उन्होंने रैली की भगवंत मान के साथ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, वीरभद्र सिंह के खिलाफ सबसे ज्यादा उन्होंने प्रचार किया था। लेकिन आज क्योंकि अंदर खाने हाथ मिला लिया गया है तो आज सुर बदले हुए हैं। राजकिशोर जी, ओके ओके ओके, ठीक है, जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, क्विक रिप्लाई, ओके, क्विक रिप्लाई सिद्धार्थ जी, फिर राजकिशोर जी। रीमा जी, आपके सभी दर्शक देख पा रहे हैं जिस प्रकार की एक खिज हो चुकी है ना विपक्ष में। आप पूछिए कुछ भी, एक मोदी, बस मोदी के पीछे और कुछ भी नहीं है। ये आपका दर्शक देख पा रहे हैं आज। इनसे पूछ रहे हैं आपकी पार्टी क्यों टूटती है, गठबंधन क्यों टूटता है, मोदी से सवाल पूछे। अरे केजरीवाल जी से पूछ लो, साथ समन आ गए ईडी के, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, जाइए ना, खड़े होइए, जाके बोल दीजिए देश की लोकतांत्रिक। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आरोप भी लग गया तो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा होगा तो सबको छोड़ देना चाहिए, ये नैतिकता होती है।
तीन मंत्री आपके तीन लोग आपके सीनियर लीडर्स एक साल से जेल के अंदर हैं। आप जेल मंत्री जवाब देना पड़ेगा, जेल के अंदर बैठ गए और मुझे। आपको आप नैतिकता बताएंगे और पूछ रहे सवाल पूछो। अरे ईडी पे भी एक जवाब दे दो, संदेश खाली पे भी बोल दो, पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा जहां हो गई है बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा सबसे बात कुछ नहीं है और इसीलिए जो खिंच निकल के आती है ना आपकी, यही वास्तविकता है। और देश की जनता को खिंच नहीं चाहिए, देश की जनता को प्रगति की बात चाहिए। और जो सवाल बीच में नहीं पीयूष जोशी, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था पीयूष जी, जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं ना आप मुझसे पूछिए। स्वयं जीत रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। सुन भी लीजिए, जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं ना आप मुझसे पूछिए, देता हूं एक का जवाब। कैसे सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया हमारे पास स्टार्टअप्स का, कैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, कैसे सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधाएं थी 10 करोड़ लोगों के घर में नल से जल, कैसे सिलेंडर्स पहुंचे, कैसे आवास बने, इतने सालों में हमारे देश का पॉलिटिकल सेटअप नहीं कर पाया। करिएगा बात विकास पर तो जवाब दूंगा। ओके पीयूष जोशी जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ये कोई वन मैन शो, वन मैन आर्मी नहीं चल रही ना, यहाँ सभी लोगों का पक्ष रखना पड़ेगा। राजकिशोर तिवारी जी कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया है, वो अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, राजकिशोर जेल में आपने डाल रखे, एक पैसा आपने जेल में आपने डाल रखे, पता कर नहीं। अरे अभी तो आप कोर्ट की बात कर रहे थे, अभी आप कोर्ट की बात कर रहे थे, अब उन्होंने डाल रखे हैं। ये कैसा बयान है? 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगा रखे, इस प्रकार के कानून लगा रखे हैं जो आतंकवादियों में काम करते हैं, उसको लेकर विपक्ष को आप जिस तरीके से धमकाने का, डराने का काम कर रहे हो, कितने करोड़ का घोटाला है? सिद्धार्थ जी बताइए, कितने करोड़ का घोटाला है? दिल्ली शराब घोटाला आप बताइए, बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में करोड़ का घोटाला बोल रही है, बताइए जरा आप जो जिस घोटाले को लेके आप बोल रहे हैं, बताइए कितने करोड़ का घोटाला। बड़ी बात कर रहे थे, क्या बोला है? मनी ट्रेल आइडेंटिफाई हो चुका है, जितना पैसा है उसमें लिखा गया है, आपकी जेब में फंसा हुआ उतनी ही बात है, बस ज्यादा चिंता मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए लग रहा है अब तो, अब नहीं होता तो इस देश में लोग सब कुछ खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन दिए तो बहुत अच्छा हो गया, पर आपको एक सेकंड पीयूष जोशी और सिद्धार्थ जी, एक मिनट रुकिए। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होती ना, सभ्य तरीके से बोल सकते हैं मैडम। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। एक मिनट, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका फैसला आप मत करिए ना, क्योंकि ये तो जरा तथ्यों को करने दीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा आगे आइडेंटिफाई हो गई है तो कहां एंड हुई है? थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है क्या? आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है, ईडी से है, सीबीआई से, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लड़ाई करते करते उस बात को कहां ले गया? अच्छा रुकिए, अब एक मिनट, ठीक है रुकिए। राजकिशोर जी, मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो कैंपेन पूरा किया वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया, राहुल गांधी वहां नदारद रहे। अब जब वहां पर सरकार गिरती हुई दिखी, तब भी जो इंटरफेरेंस हुआ वो प्रियंका गांधी वाड्रा का हुआ और नाम भी लगातार प्रतिभा सिंह ने उन्हीं का लिया। तो राहुल गांधी एक तरीके से हिमाचल की पिक्चर से बाहर थे। अभी तक तो यह आरोप लगता था कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं तो वहां ये सब होता रहता है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, फिर मणिपुर, अरुणाचल, सब जगह एक तरीके से लंबी फेहरिस्त है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को बचा नहीं पाई। तो हिमाचल में ये प्रियंका गांधी वाड्रा की साख है या फिर कि दिल्ली में बैठे और आला कमान के ऊपर है? नहीं, देखिए, कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, सच्चाई तो यह है कि एक ऐसा वकील जो राहुल गांधी की सदस्यता वापस लेकर आया, उसको राज्यसभा कांग्रेस नहीं भेज पाई। ये अपने आप में सबसे बड़ा स्टेटमेंट है उस पार्टी के लिए जो सबसे लंबे समय तक इस देश में राज किया, आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कैसे उनका मैनेजमेंट चलता है, कैसे जमीन पर अपने ही लोगों के बीच में उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है, मुझे लगता है इस पे किसी के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इसके अलावा वहां का कोई प्रभारी मंत्री होगा, वहां पर कोई अध्यक्ष भी होगा, किस तरीके से ना मल्लिकार्जुन खड़गे की कहीं कोई बात आ रही है ना किसी की आ रही है। तो भला कहिए कि 2 ऐसे मंजे हुए उनके पॉलिटिशियंस थे जो वहां पर पहुंच गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं और अभी भी वहां पर फेस बने हुए हैं, वो भी तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के को लेकर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होता था आला कमान। लेकिन प्रियंका और राहुल की जो बात आपने की, मुझे लगता है दरअसल इसमें थोड़ा सा सूत्र पकड़ने की जरूरत है। राजीव शुक्ला जो हिमाचल के प्रभारी हैं, वो राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी के ज्यादा करीबी माने जाते हैं, अगर भाई बहनों की दोनों में से बात की जाए। उसके बाद राहुल गांधी जिस समय विदेश जा रहे होते, उसी समय में यहां पर यह संकट आसन्न होता है। राजीव शुक्ला लगातार 2 मंत्रियों का नाम लेकर कह रहे होते कि वो लोग नाराज हैं, लगातार विधायकों में इस तरीके की खेमेबंदी हो रही है, समय पर उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मैं एक बात तो आपसे कहूंगा कि देखिए, वहां पर जिस तरीके की ट्रेजेडी हुई, कभी आपदा आई, उस दौरान जो एक मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उभर कर आना चाहिए था, सुक्खू उसमें असफल रहे। अपने लोगों को भी प्रशासनिक
तौर पर और अपने साथ के लोगों को साथ लेकर चलने में हर तरीके से सुक्खू वहां पर असफल है। अब प्रतिभा सिंह की जो बात आ रही है, विक्रमादित्य सिंह की जो बात आ रही है, 6 विधायकों की जो बात आ रही है, लोकतंत्र को लेकर बड़ा संकट बताया जाता है। लेकिन 2 प्रश्न जरूर मुझे लगता है कि सबको देखने चाहिए। पहले तो एक डेटा, आप तो इमरजेंसी गई रीमा जी, लेकिन जरा 1967 से लेकर 1971 तक का डेटा देखिए कि सबसे ज्यादा तोड़फोड़ कब हुई, सबसे ज्यादा विधायक सांसद कब तोड़े गए। ये 67 से 71 का दौर कौन सा था, ये ध्यान देने की बात है। दूसरी बात है कि राजनीति की ये जो तस्वीर आ रही, मैं बार बार कहता हूं, ये बड़ी विद्रूप तस्वीर है। ये बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है जिस तरीके से तोड़फोड़ होती है। लेकिन खरीदने वाले एक तरफ है तो बिकने के लिए कौन तैयार है? जमीन किसने बेचा, किसने खरीदा? खरीदने वालों से भी सवाल होना चाहिए। लेकिन संकट जिनके घर पर आया, क्या उनके लोग इतने बिकाऊ हैं? बिल्कुल टिकाऊ नहीं है कि वो कोई भी आता है और क्या ये कोई मतलब वो नोट उड़ाए गए और वहां पर वो चले गए। ऐसा तो नहीं होता। राजनीति में कई बार असंतोष होता है, राजनीति में कई बार मुद्दे होते हैं। ये अभी सुनील जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यूपी के सदन को लेकर जो बात कही थी कि वहां पर कुछ विधायक बैठ गए थे। हालांकि इस तरीके कोई फुटेज नहीं आया, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते उनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के सुर सुनने को मिले? अक्सर खबरें आती रहती हैं कि वहां पर इस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की चीजें, वो चीजें, लेकिन क्या कोई इस तरीके से आकर बोलता हुआ दिखाई पड़ता? आप कहेंगे कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि लोकतंत्र में लोग की जो अपनी नीतियां हैं, जो आप अपने मूल्य और जो अपने कार्यक्रम लेकर चले हैं, उनको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या करेंगे? तो अपने आप में कांग्रेस उस मुद्दे पर असफल साबित हुई है, यह उनको मानना पड़ेगा। सुनील चौधरी जी मान रहे हैं? रीमा जी, हिमाचल में जो पूरा घटनाक्रम है ये सबके सामने है। अकेली सिर्फ बात अभी राजकिशोर जी ने कह दिया कि भाई पैसे उड़ा दिए और पैसे किसी ने ले लिए तो बिकने को क्यों तैयार है। सिर्फ बिकने की बात नहीं है, एजेंसियों के दबाव की बात है। किसी के बच्चे का अगर आप अपहरण कर लोगे और उससे रैंसम में पैसे ले लोगे तो दे देगा बेचारा अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। क्या पता क्या दबाव आप डालते हो। एजेंसियां पीछे लगा रखी है, ईडी लगा रखी है, सीबीआई लगा रखी है। इसका मतलब सिर्फ अकेले पैसे की बात नहीं है। जिसका जिक्र राजकिशोर तिवारी जी ने किया, 1968 से 71 तक का टाइम, उस टाइम पर किसकी सरकार थी और क्या तब ऐसे ही कुछ किया जाता था क्या? प्रेशर कि किसी को रैंसम दे दिया, किसी को मैं बताता हूं आपको किस तरह प्रेशर किया जाता है। मैं बताता हूं ना आपको, ऐसा ही कुछ करती थी क्या? मैं बताता हूं ना आपको कैसे प्रेशर किया जाता है। अभी आपने खुद ही गोवा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, अरुणाचल से लेके सारी सरकारें गिना दी। किस तरह विधायक गए थे, ये किस प्रलोभन में गए थे कि जाते ही मंत्री बना दिया गया, किस तरह जाके किसके रिजॉर्ट में रुक गए थे। तो कौन सा प्रलोभन नहीं होता है ये। ज्योतिरादित्य सिंधिया 28 विधायक ले गए, 28 के 28 विधायकों को टिकट दे दिया, उसमें आधे हार के आ गए, उनको बाकियों को मंत्री बना दिया गया। तो ये प्रलोभन होता है, सरकार में जाना है। और प्रलोभन ये पार्टी अगर दे रही है तो लोकतंत्र पे हत्या है। इस पे आपको सवाल पूछना चाहिए। सवाल ये नहीं पूछना चाहिए 40 साल पहले क्या हुआ। अगर मैं 50 साल पुरानी बात करूं, 67 से 71 से भी पीछे चले जाऊं, तो ये आरएसएस में जो लोग शामिल थे, ये आजादी की लड़ाई से भागने वाले लोग थे। उसका इससे क्या लिंक है? अभी मैं वही एग्जैक्टली रीमा जी वही बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी पढ़ के आएंगे। ये है उससे लेना देना, जैसे 67 से आप 71 पे पहुंच गए हिमाचल को छोड़ के, कि 67 से 71 पर पहुंचना और आरएसएस का क्या लिंक था? उससे इस बात का क्या मतलब है? मैं नहीं समझ पाई कि आज वर्तमान परिस्थिति पे अगर हमें बात करनी है कि अभी राज्य सरकार, चलिए वर्तमान परिस्थिति में बात कर ली जाए। पक्ष क्या आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, 1 मिनट आ रही हूँ पहले जरा यहाँ पर, क्योंकि राजकिशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया और उनकी बात का जवाब दिया था। 1 मिनट जल्दी से क्विक रिएक्शन। वर्तमान परिस्थिति में अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से इन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वो लोकतांत्रिक है। सुप्रीम कोर्ट चले हिमाचल में मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, वो लोकतांत्रिक है कि इनको, क्योंकि आपने किया है विप के उल्लंघन के बाद जी, और राज्यसभा चुनाव, अभी राज्यसभा चुनाव पे सुक्खू का लॉ पे इनको सदस्यता इनकी निरस्त नहीं हुई है जी। ये विप के उल्लंघन पे हुई है जो राज्यसभा पे लागू नहीं होती है। ये जो इन्होंने बजट सत्र पे ना आके और फिर स्पीकर ने इनको जवाब देने का 1 दिन का नोटिस दिया, जवाब इनकी सदस्यता। ओके सिद्धार्थ यादव जी जवाब। देखिए रीमा जी, वैसे तो हमारे कांग्रेस के साथी आज बातें जैसी कर रहे हैं तो मैं मानता नहीं कि संघ पे जो उन्होंने प्रश्न उठाया उसका जवाब देना भी उचित रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों का कोई जवाब नहीं होता। और वो अपनी पार्टी के इतिहास की बात कर, मैं बड़ा शांति से सुन रहा था सर, आप भी मेरी बात को सुनिएगा। वो अपने पार्टी की बात कर रहे थे और अपने इतिहास की बात कर रहे थे, तो इतिहास तो बिल्कुल इनको याद आना चाहिए। 1923 से लेकर के 2022 तक 66 बार कांग्रेस पार्टी के वर्टिकल डिविजन हुए, हमारे कारण हुए, हम थे तब,
अरे हम तो ले दे के 10 साल में सत्ता में आए, आपको छोड़ छोड़ के जब ममता बनर्जी ने छोड़ करके अलग पार्टी बनाई थी तब क्या हुआ था? मैं आप उससे पहले जनसंघ भी सत्ता में थी, थोड़ा करेक्ट कर ले अपने आप को। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 6 साल थी। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप सुनेंगे बात को तो समझ जाएंगे। मुझे पता है मेरी पार्टी 15 कर ले, मैं तो इतना ही करेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। हो गया सर आपका, मुझे पता है मेरी पार्टी की सरकार थी 5 साल, मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूँ। सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, आप बीच में बोलते रहेंगे तो नहीं आएगा। सुन लीजिए, अगर ले देकर आप ही बोलते हैं ना कि 10 साल से सारी तानाशाही आई है, लोकतंत्र खतरे में आ गया, ईडी सीबीआई भी 10 साल से ही आई है, पहले तो आप बोलते भी नहीं थे, ये तो नया वाला रेंट है आपका, इसलिए आपके लिए बोल दिया। पर जब ममता बनर्जी आपको छोड़ करके गई थी तब क्या हुआ था? जब शरद पवार आपको छोड़ करके गए थे, जब वाईएसआर कांग्रेस छोड़ करके गई, आपके एक परिवार के घमंड के कारण आज तक आपके वर्टिकल डिविजन होते रहे और वही सिलसिला आज तक चला आ रहा है। पहले तो हम नहीं थे, कौन सी ईडी सीबीआई थी? परिवार को जब सुनील जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे, कल्याण सिंह उनको कंप्लीट करने दीजिए। ओके आप भी बता देना, कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके ऊपर आपके पास वर्टिकल डिवीजन बता देता हूं। ठीक है सिद्धार्थ यादव, ओके बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। सिद्धार्थ यादव कंप्लीट कीजिए। सुनील जी मेरे पास भी आवाज है और मैं बहुत तेज बोल सकता हूँ, आपकी बारी भी आएगी, थोड़ा सा ख्याल रखिए, मैं बड़ी शांति से डिबेट करता हूँ। बोलिए। अगर जब एक परिवार के कारण से हमेशा कांग्रेस पार्टी, एक रीमा जी एक मैं बात बताता हूं आपको, एक संगठन कौशल नाम की चीज होती है और मैं बड़ी ह्यूमिलिटी से कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व भर में सबसे बड़ा है। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक संगठन कौशल के कारण आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई भी कार्यकर्ता, वो बूथ तक का हो, पन्ना तक का हो, वो अपनी बात आकर के अगर कहेगा तो शीर्ष नेतृत्व तक तो उसकी बात पहुंचेगी। कोई भी अंतिम पंक्ति पे बैठने वाला कार्यकर्ता भी आकर के किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। चापलूसी की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग मंत्री बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई कभी सोच नहीं सकता था। सामान्य परिवारों में से आने वाले, वर्षों वर्षों तक संगठन में मेहनत करने वाले लोगों को पार्टी मौका देती है। पर कांग्रेस पार्टी में यह सब कुछ खत्म हो चुका। जो गांधी परिवार राहुल गांधी की जी हजूरी करेगा, उनका महिमा मंडन करेगा, वो सब कुछ गलत करेंगे, फिर भी उनको सही कहेगा, वही आगे बढ़ेगा। उनके गिरोह के साथ खड़ा होगा, वही आगे बढ़ेगा। सुनील चौधरी, आरोप आप किसी और पर मत लगाइए, आप ही का आरोप है। उनको अध्यक्ष बनाया, अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर ले। आपके यहाँ तो चिट्ठी से अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ गया। कभी लास्ट चुनाव हुआ अरे यार अध्यक्ष का, अरे आपको क्या पता हमारे यहाँ अध्यक्ष का कैसे बनता है? आपकी तरह 15-15 साल तक एक ही परिवार के अध्यक्ष रहेंगे क्या? 20-20 साल तक बन ही नहीं सकता। आप समझा रहे हैं कि अध्यक्ष कैसे बनता है? पहले सोनिया गांधी रहेंगी इतने साल, फिर राहुल गांधी बनेंगे। एक परिवार के बाहर कोई बन भी नहीं सकता और आप हमको बताते हैं कि अध्यक्ष कमाल बात कर रहे हैं। हमारी प्रक्रिया है, हमारे साफ पारित होते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। सवाल ये नहीं है सुनील चौधरी जी, सवाल ये नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, सवाल ये है कि उसको कितना सम्मान दिया जाता है अध्यक्ष को, और वो कितना अध्यक्ष है पार्टी का। मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद कह रहे हैं कि उनके लिए अंतिम वाक्य जो है वो राहुल गांधी का होता है। राहुल गांधी ही सबसे फोन पर बात करते हैं नेताओं से, राहुल गांधी ही सब कुछ कर रहे हैं, वही न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो खड़गे जी भले ही कैसे भी चुनकर आए हो, लेकिन मानेंगे आप उनको कि उन्हीं की चल रही है पार्टी में? नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष। अरे भाई उनकी चल रही है नहीं, खड़गे जी की पार्टी के अध्यक्ष है। अपनी पार्टी की कभी आप बात नहीं करेंगे ना? अपनी पार्टी की बात ही कर रहा हूँ। खड़गे जी क्या वाकई में ऐसे अध्यक्ष है जिनकी सुनी जा रही है? बिल्कुल सुनी जा रही है। तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को हिमाचल में क्यों सॉर्ट आउट करने के लिए फोन करना पड़ा? हर मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, सारे फैसले ले रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों फोन किया हिमाचल प्रदेश में डीके शिव कुमार को कि सब कुछ ठीक करके आना? ये काम तो फिर खड़गे जी को करना चाहिए था ना? बिल्कुल उन्होंने ही किया ये काम। आपको किसने कह दिया कि प्रियंका जी ने कर दिया ये काम? उन्होंने खुद बोला प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रतिभा सिंह जी ने कह दिया। अरे सर मैडम आप सुनिए, कर्नाटक से हमारे खड़गे जी मतलब डिफेंड करने के लिए करिए, लेकिन सही तथ्यों पर तो करिए। सही तथ्य है, आपको थोड़े तथ्यों में मैं और क्लैरिटी ले आता हूँ। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गांधी परिवार से नहीं बने। केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परिवार से नहीं बने। नड्डा जी ने तो अभी मोदी जी को कह दिया देवताओं के भी राजा हैं। तो अरे भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हैं इनके अध्यक्ष जी, मानसिक संतुलन खो जाएगा ऐसे। आप सुनील जी जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ना, इस रास्ते में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करेंगे तो सबकी कर लेना। 20-20 साल एक ही परिवार रहेगा। इंदिरा जी प्रधानमंत्री भी रहेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगी। अरे संगठन की हत्या आप करते हो, इस रास्ते में बहुत लंबा मत जाओ। अरे सर सुन लो, पार्टी का संविधान है, उसके हिसाब से अगर कोई 10 साल भी बनेगा, 6 साल भी बनेगा, 15 साल भी बनेगा। सवाल ये नहीं है, एक मिनट वापस आइए हिमाचल पर वापस आइए। अब हिमाचल पर एक बार फिर वापस आते हैं। सुधीर शर्मा जो एक बागी विधायक निकले, सुधीर शर्मा पिछले 4 महीने से
अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, अपनी शिकायतें ले लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये बात भी प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा जितने भी बागी विधायक हैं वो लगातार दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से समय मांग रहे थे कि हमारी दरख्वास्त सुन लीजिए, बहुत गलत हो रहा है हिमाचल में, लेकिन आला कमान ने उन्हें समय नहीं दिया। और ये बात तो हिमाचल से आई। कुछ ऐसी ही बात हिमंतो बिस्व शर्मा ने कही थी। जितने लोग आपकी पार्टी से निकल के गए, सबने यही कहा कि राहुल गांधी मिलने का समय 6-6 महीने, 1-1 साल तक नहीं देते, निराश होकर लोग चले जाते हैं। अब इसमें भी कोई दिक्कत है? जिशान सिद्दीकी कहते हैं मुझे कहा गया 10 किलो वेट कम करो तब मैं मिलूंगा राहुल गांधी। मतलब वेट का किसी नेता के उससे क्या लेना देना है? पार्टी छोड़ के जाएगा तो उसको नेतृत्व पे या किसी पे कुछ ना कुछ सवाल उठा के ही जाना होगा। ऐसे नहीं है हवा में कि पिछले 25 साल जब पार्टी में राजनीति कर रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा, तब राहुल जी से उन्हें दिक्कत नहीं थी। अचानक रात में सपने में आया उनको और सुबह दिक्कत हो गई। तो ये दिक्कतें भी इसीलिए आती हैं कि जब इनको प्रलोभन से पार्टियां दूसरी बुलाती हैं और ये ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, नेतृत्व पे सवाल उठा के जाएंगे। जैसी स्क्रिप्ट दे दी जाएगी वैसी पढ़ देंगे, इसमें क्या दिक्कत है उन्हें? राजकिशोर जी, जब कल मोदी जी को छोड़ना होगा तो छोड़ के उनके खिलाफ कुछ बोल के आ जाएंगे। ठीक है राजकिशोर जी, चल रहा है। ये मैं तो प्रोसेस पे बात करना चाह रही थी और जो इस वक्त कांग्रेस की हालत है उस पर, लेकिन शायद चौधरी जी ने कुछ एक अलग ही उसका ट्रैक ले लिया है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, यही जो सवाल मैंने उनसे किया, सिर्फ प्रलोभन की वजह से लोग जा रहे हैं या फ्रस्ट्रेट होकर जा रहे हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता गए जिनको किसी प्रलोभन की जरूरत थी नहीं। दरअसल हिमंतो बिस्व शर्मा का जब नाम लिया गया तो हिमंतो बिस्व शर्मा वाली पूरी कहानी आपको पता ही होगी, पीडीवीडी वो अक्सर बताते रहते हैं। खैर कितनी सच है कितनी गलत है मैं सुनील जी और उनकी पार्टी पर छोड़ता हूँ। नहीं, लेकिन एक वीडियो अभी सामने आया भी था, उसमें भी वही सेम बिस्किट उसको खिलाया और उसने नहीं खाया तो कार्यकर्ता को दिया। तो ये तो आंखों से ही सबने देखा तस्वीर। मैं ये कहना चाहता हूँ रीमा जी कि वहां पर हिमंतो बिस्व शर्मा जब गए थे ना कांग्रेस छोड़ के, तो बीजेपी में जाने के लिए उनके पास कोई प्रलोभन नहीं था। उस समय बीजेपी में जाके वो क्या बन गए थे? वो गए वहां पर संघर्ष किया, पहले कोई दूसरा वहां पर मुख्यमंत्री बना, उसके बाद अगली बार जब सरकार आई तो उसके बाद मुख्यमंत्री बने। दरअसल समस्या ये है कि स्थानीय जो क्षत्रप है, दरअसल मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान और भान है सुनील चौधरी जी को, पुराने मित्र हैं, लेकिन इतिहास को वो अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश भी कर देते हैं। उन्होंने अध्यक्ष की बात की कि गांधी परिवार के बाहर भी अध्यक्ष बने हैं, तो कौन अध्यक्ष बना था? सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने थे तो उन्हीं सीताराम केसरी को कैसे धक्का देकर निकाला गया था, यह भी मुझे लगता है कांग्रेस का एक इतिहास है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में वो कौन लोग थे जिन्होंने सोनिया गांधी को वहां पर फिर से एंट्री कराई, और वो उनके परिवार के अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, ये जो सारे लोग थे ये भी प्रलोभन पे, मतलब अहमद पटेल तो खैर उन्होंने तो लेकिन उनके बेटे ने भी गंभीर आरोप लगा दिए। उनकी बेटी ने भी गंभीर आरोप लगाया, खैर ठीक है वो लिया, लेकिन भरूच जैसी सीट पे क्या उस परिवार का कोई अपना सम्मान नहीं था? दूसरी बात यह है कि हिमंतो बिस्व शर्मा या जो दूसरे जो तमाम जो कद्दावर नेता रहे वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इसको आत्ममंथन करने के बजाय अगर लगता है कि वो लाइबिलिटी है कांग्रेस के लिए तो करते रहे। मुझे बहुत ठीक से याद है रीमा जी, बस 1 मिनट लूंगा, मुझे याद है कि जिस समय सरकार थी और राहुल गांधी ने ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की एक बहस शुरू की थी, उस समय एक शख्स ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जलाल जो है जब अकबर बन गया था तब उसने बैरम खां को हज के लिए भेजा था, लेकिन अभी राहुल गांधी उस तरीके से अकबर नहीं बन पाया, जलालुद्दीन ये जलाल ही है और उन्होंने सबको हज करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। मतलब जो अपने पुराने जो लोग थे उनको पीछे कर जब तक तैयारी नहीं हो गई थी तब तक नहीं किया। बीजेपी ने भी परिवर्तन किया है, बीजेपी तो बहुत खराब दौर से गुजरी है। जिस समय 10 साल यूपीए की सरकार थी उस समय बीजेपी में लगातार तोड़फोड़ की खबरें आती रही, सब होता रहा, लेकिन जब बीजेपी ताकतवर हुई तो उसके बाद उनके जो तमाम लोग हैं उस पर मार्गदर्शक मंडल कहकर कुछ भी उसका मजाक उड़ाते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन कुल मिला के वो जाते हैं, उनके पैर भी छूते हैं। ऐसी कटुता उस तरीके की चीजें उन्होंने नहीं आने दी, तो मैनेज किया, बात मैनेजमेंट की होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद पीयूष जी आपके पास लौटूंगी, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़, अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत।
डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले पीयूष जी, मैं आपका अब जरा रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक तरीके से लोकतंत्र की भी बात कही, आपने दिखाया कि किस तरह से आपकी पार्टी के साथ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगी, ये पिछले 4 साल से आरोप लगाने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी तोड़ रही है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रही है, और ये अभी तक तो परंपरा थी कि ऑपोजिशन की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसके बाद आप मेजॉरिटी सिद्ध करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल रह रहकर उनको पता नहीं क्या होता है, वो अपने आप ही अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए एकदम हाउस बुला लेते हैं और फिर वो प्रूव भी हो जाता है जाहिर तौर पर। तो ये जो खेला चल रहा था दिल्ली में, थोड़ा सा उसका बताइए आप, क्योंकि अभी तक एक विधायक नहीं टूटा है आम आदमी पार्टी का। देखिए, ये अच्छी बात है कि एक भी विधायक नहीं टूटा है, इससे कम से कम उनके मनोबल का पता चलता है, अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज आपने कहा था ना, ये भी अंतरात्मा की आवाज ही होती है। फिर नहीं, अंतरात्मा की आवाज उनको सुनाई नहीं दी, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती तो वो पाला बदल चुके होते हैं। अच्छा। तो अपने भी आजकल अंतरात्मा की आवाज तभी सुनाई देती जब पाला बदलने की बात होती है। तब तक अंतरात्मा मरी रहती है लोगों की शायद। तो अभी मरी हुई है सारे विधायकों की आपके, जो भी आप मानना चाहे। आजकल जो भी एक दल के लिए बैठा रहता है उसकी आत्मा को मरा हुआ ही मान लो, क्योंकि आजकल तो इतना घोर कलयुग चल रहा है कि जिन जिन की आत्मा जागृत होती है, जिन जिन को दिव्य ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, वो फटाक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो भारतीय जनता तो आई एम टॉकिंग ऑन अ ह्यूमरस लेवल, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है। पर मेरा यही कहना है, मेरा राजकिशोर तिवारी जी से एक बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि यदि वो खरीदने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिकने के लिए भी तैयार है, कहीं ना कोई दबाव में आने के लिए भी तैयार है, जेल जाने से डर है, किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ खतरा तो वो महसूस करता है और उस खतरे के आगे वो डर जाता है। और यही लोकतंत्र के लिए ये बहुत बहुत खराब स्थिति है। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि भाई ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी खरीदने के लिए तैयार है, पर बिकने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो राह है उस पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य की जीत हमेशा होती है। और जो भी सत्य के मार्ग पर चल रहा है, जब मनीष जी जेल में है, साल भर उन्हें आ गया है, ठीक है, पीएमएलए एक्ट जैसे ड्रैकोनियन लॉ को अमेंड करके जिसको सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुन रहा है, अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, तो वो सारी चीजें हैं, पर है जेल में और रहे हैं अभी 1 साल से, और एक पैसे का भ्रष्टाचार प्रूव नहीं कर पाया। रही बात केजरीवाल जी की, जो प्रश्न आपने किया था कि क्यों वो विश्वास प्रस्ताव बार बार दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हुए हैं, पूरी मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार पीयूष जी कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। एक तो इतने कम विधायक है बीजेपी के आपकी दिल्ली में सरकार में, दूसरी तरफ एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जब सुबह उठते ही विधानसभा का सत्र बुला करके अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव ये सब किया गया हो। ऑपोजिशन ने एक बार भी नहीं कहा कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। ये तो खुद अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, तो पता ही होगा ना आपको। दिल्ली के शीश महल पर सवाल खड़ा किया गया, तब उन्होंने बुला लिया, अब खड़ा किया गया, ईडी उनको समन देती है तो वो बुला लेते हैं विधानसभा का सत्र। मतलब मुझे लिंक ही नहीं समझ में आ रहा है कि ईडी सीबीआई का समन और विधानसभा का सत्र, इसमें क्या लिंक था? ईडी सीबीआई का समन जो है और विधानसभा का सत्र जो है, क्योंकि उसमें बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो समन से पीछा छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल जी सीधे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई बता दीजिए आप किस कैपेसिटी में बुला रहे हो। ठीक है, लीगली एक बात होती है कि भाई लीगली ईडी को ये बताना जरूरी है कि नहीं है, पर लीगल है कि जस्ट है, ये चीजें है ना। जनता के बीच में जो राजनीति की जाएगी वो जस्टिफिकेशन की राजनीति की जाएगी, लीगल जो बात की जाएगी वो न्यायालय में की जाएगी। तो जो लीगल बात है वो न्यायालय में वकील जवाब दे रहे हो। जनता के बीच में जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है वो तो करना ही पड़ेगा ना मैडम, अपनी बात तो रखना पड़ेगी, पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगी, अपने विधायकों के बीच में रखना पड़ेगी, अपने विधायकों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो विधायक है जो जनता को जाके समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अत्याचार कर रही है विपक्षी दलों के ऊपर। तो ये जो बातें हैं, ये तो अपने विधायकों को आप जब भाई आपका फुट सोल्जर कौन है? आपका फुट सोल्जर आपका विधायक या आपके वॉलंटियर्स हैं। आप विधायक को समझाएंगे, विधायक अपने वॉलंटियर को समझाएगा और वॉलंटियर जाके जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगा और जनता को बताएगा। तो ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के तहत वो ये पूरी एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, सिद्धार्थ यादव। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे। देखिए रीमा जी, उन्होंने तो कहीं ना कहीं कह ही दिया कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, जनता के लिए कोई नैरेटिव बनाना पड़ता है। तो भाई ईडी का अगर समन आ जाए और ईडी के समन के जवाब में मुख्यमंत्री कह दे कि मुझे तो विपाशना में जाना है, मैं ध्यान लगाने जाऊंगा, इसलिए मैं आपके समन पे नहीं आ सकता, वो ये मानने लग जाए कि मैं सारी लीगैलिटी से ऊपर हूं, देश के संविधान से ऊपर हूं, अरे मुझे कैसे बुला लिया, मेरे को प्रचार करने जाना है, जहां मैं प्रचार करने गया था वहां पे मेरे नोटा से भी छोटा था मैं,
जिसके चक्कर में मैंने ईडी का समन छोड़ा। इतने कम वोट आए कि लोगों ने नन ऑफ दी अबव को ज्यादा वोट दिए थे, पर मैं ईडी के समन में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बड़ा नेता हूं। मुझे कैसे बुला सकते हो? यही लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, राजा नहीं बने आप। और ये लोग जो अंतरात्मा कैसे जागेगी आपके विधायकों की? अरे कुछ तो उस नेता में काबिलियत होगी जो कहता था मैं तो छोटी गाड़ी में चलूंगा, छोटे घर में रहूंगा, और फिर 1-1 करोड़ के पर्दे लगवा लिए, बाथरूम में ऐसे खुलने वाले दरवाजे लगवा लिए, शीश महल बनवा लिया, बिल्कुल बड़ा वाला महल बनवा लिया। और जब ऐसी बात, अच्छा सीधे मुकाबला हर चीज में प्रधानमंत्री से ही क्यों होता है? 1000 हर चीज का कंपैरिजन प्रधानमंत्री से है मेरे ख्याल से ना। एक मिनट पीयूष जी, जो आपके प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको बोलने का अधिकार सिद्धार्थ जी, अरे मैंने बात पूरी नहीं की। पीयूष जी, प्रधानमंत्री से कंपैरिजन तब करना चाहिए जब उतनी सीटें लेकर आए आप। पहले सीटें ले आइए, फिर प्रधानमंत्री बन जाइए, कौन रोकेगा आपको? आप कैसी बात कंपैरिजन आप प्रधानमंत्री के घर से कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, हर चीज का कंपैरिजन अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री से है। तो सीटें ले आइए उतनी, बीजेपी जितनी 400 पार। जनता पार्टी की जिस समय 2 सीटें होती थी, उस समय इंदिरा गांधी जी की आंख में आंख डाल के ललकारते थे। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर 2 सीटें थी उस टाइम पे और 450 सीटें थी, तो सीटों का प्रधानमंत्री को क्वेश्चन करने से क्या? आपने क्वेश्चन नहीं किया, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का घर कितने करोड़ों का बना हुआ है, आपने ये सवाल खड़ा किया। रीमा जी मैं जवाब दे देता हूँ, मेरे को अवसर दीजिए। जो हिपोक्रेसी वो उजागर किया। अरे मैं आपकी हिपोक्रेसी को उजागर कर देता हूँ, आपकी हिपोक्रेसी उजागर कर देता हूँ। सुन लीजिए, चलिए ठीक है, अब सुन भी लीजिए, जवाब भी। अरे भाई एक मिनट, इस तरह नहीं। पीयूष जोशी, पहली बात तो ये जो प्रधानमंत्री का निवास है ये नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया है, ये आपको पता होगा ना। ये घर किसने बनवाया है? बन रहा है मैडम, बंकर के साथ। अरे भाई प्रधानमंत्री का घर जिसमें वो रह रहे हैं अभी तो आप उससे ही बात कर रहे हैं ना, वो प्रधानमंत्री ने नहीं बनवाया। जो 950 करोड़ का बनना शुरू हो चुका है। रीमा जी सिद्धार्थ यादव मैं आग्रह करूंगा। अच्छा उनकी बारी में मत बोलिएगा, ठीक है पीयूष जी, आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप लोग समझदार दिखते हैं, एक्ट भी करिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कंपैरिजन करना चाहते हैं? जब मैं जवाब आप पॉलिटिकल समझदारी का स्वांग। अच्छा ठीक है, ओके, ऐसे मत लड़िए। समझदारी का स्वांग तो मत लड़िए। मैं आपके बीच में नहीं। ठीक है। अच्छा सुनिए, वक्त कम है, बोलिए। देखिए, अगर आपको कंपैरिजन करना है, आप पॉलिटिकल कंपैरिजन करिए, जो आपको करना है, जैसा करना है करिए, पर एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। कोई इटालियन मार्बल नहीं लगे प्रधानमंत्री के घर में, कोई ये स्पेशल सिलेक्शन नहीं हुआ है जयपुर में जाकर के। कोई आपकी जैसे माननीय धर्मपत्नी जी गई और सब सिलेक्शन खुद से करके आई थी कि ऐसा बनवाऊंगी और वैसा बनवाऊंगी, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। एसपीजी का ऑफिस चलता है, प्रधानमंत्री का कार्यालय चलता है निवास में। अगर आपको मतलब आप देश की संवैधानिक प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह देंगे कि नहीं ऐसा भी हुआ है, कल को संसद में भी कह दीजिएगा संसद इतनी महंगी बनी है तो केजरीवाल का घर क्यों नहीं बनेगा। अरे एक मुख्यमंत्री है आप, वो भी एक छोटे से राज्य के, दिल्ली के। आप अपने लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए, और फिर आपकी मोरालिटी कहां चली जाती है, वो सब कुछ आप भूल आते हैं। पर आज का विषय वो नहीं है रीमा जी, विषय ये है कि ये जितने भी घटक दल हैं, ये कहीं ना कहीं अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपनी इन बातों को बचाने के लिए ये बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में, और इल्जाम ऐसा लगाते हैं, मतलब मेरे को पीयूष जी एक मिनट, पहली बात पीयूष जोशी नॉन स्टॉप नहीं। पीयूष जोशी सवाल ना अरविंद केजरीवाल पर। सुनिए, आपके ऊपर और आपकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इन पर यह सवाल इसलिए खड़ा किया जाता है मीडिया की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने ही बढ़ चढ़कर बोला था मुझे 3 BHK फ्लैट चाहिए, उससे ज्यादा में मुझे रहना ही नहीं है। ऐसा क्यों बोला? फिर बोलना ही नहीं चाहिए था। जब जनता के बीच वोट मांगने थे तब तो बोला ना उन्होंने। अब जब ऐसा आप बोलोगे जनता के बीच में जाके तो सवाल तो उठेगा, इसलिए सवाल पूछा जाता है। इसलिए अब आप एनसीपी पर आ गए, आप कुछ भी बोलते रहिए, आपको अपनी आवाज अपने कानों में आप इतना ज्यादा अभी घर की बात हो रही थी, अब एनसीपी पर आ गए। आप एक बात पर रहिए ना, थोड़ा कम भी बोलिए, थोड़ा सुनिए भी, दूसरे को भी सुनना सीखिए। ज्यादा बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाता। अब आप देखिए, अब आप बोल रहे हैं, मैं लगातार बोलता रहूंगा, आपको अच्छा लग रहा है क्या? पीयूष जोशी जी के बारे में जानकारी दे देती हूँ। पीयूष जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जाहिर तौर पर अच्छे नेता हैं, क्योंकि इनको टिकट मिला था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में काफी जोश के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन अब वहां पर तो
कितने वोट मिले हैं, कितने वोट मिले, अरे सुनिए ना, कितने वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को? मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से डिरेल हो जाते हो आप, यही दिक्कत है। अरे सारी दिक्कत तो यही है, डिरेल हो जाते हो। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी में अच्छा ठीक है, ठीक है, बहरूपिया बनकर के आ रहे मैं वापस आती हूँ। हैं, नहीं नहीं हाईजैक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों को म्यूट कीजिए, दोनों को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए पीयूष जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, फिर मुझे मजबूरन रोकना पड़ता है ऐसे, फिर अच्छा नहीं लगता। सुनील चौधरी जी, अंत में एक क्विक रिएक्शन आपसे और उसके बाद राजकिशोर जी के पास मैं आऊंगी। दिल्ली में आला कमान कौन सा वाला मजबूत है आपका? 3 आला कमान बन गए ना अब तो, एक तरीके से खड़गे जी भी हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हो गए, राहुल गांधी, तो ये लोकसभा में अब जब सीटों का पूरा सब कुछ चलेगा, कैंपेनिंग से लेकर सब कुछ, तो किसे आला कमान माना जाएगा? देश के पीयूष जोशी जी का फ्रेम हटाइए। के सारे वरिष्ठ लीडर हैं, वो सब प्रचार करते हैं, इनकी पार्टी में हो सकता है ना करने देते हो बीजेपी में। हमारे यहाँ तो जो पॉपुलर डिमांड होगी और पूरे देश में जिसको जनता और हमारे प्रत्याशी बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। और अभी इन्होंने कह दिया घटक दलों के लिए कि इनके कुकर्मों के लिए, इनका हरियाणा में घटक दल कौन है बताएंगे क्या? ये जिसके दादा को और पिता को 10 साल के कारावास की सजा भ्रष्टाचार के केस में हो गई, फर्जी भर्ती के केस में हो गई, वो इनकी 5 साल से सरकार साथ में चला रहे हैं हरियाणा में। ये बता दे कौन भ्रष्टाचारी है? दूसरे पे उंगली उठा देने से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उससे पहले राजकिशोर जी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा तो वहां संघर्ष करने गए थे, उसके लिए पूरी भाजपा कहती थी शारदा नारदा, कौन कौन से स्कैम में उनके नाम, ईडी के नोटिस, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजेपी की प्रेस वार्ताओं में उनके खिलाफ आरोप लगे और उसके बाद क्लोजर दे दिया गया उनको। उसके बाद अजीत पवार रात को ज्वाइन करते हैं, सुबह क्लोजर हो जाता है। आज राज्यसभा का चुनाव है तो अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस हो जाता है। तो कौन सा क्लोजर हुआ आप मुझे बताइए, कौन सा क्लोजर हुआ? अजीत पवार जी का कौन सा केस खत्म हो गया बताइए, आज आप फैक्ट ही बताइए। बताइए तो अजीत पवार रोज ये झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा? मंत्री कैसे बन गए केस के साथ? केस खत्म हुआ, अजीत पवार जी का केस खत्म हो गया क्या? आप केस खत्म होने वाली खबर कहीं नहीं आई। आप ऑफिशियली कह दीजिए ना कि हाँ वो भ्रष्टाचार में साथ थे और इसीलिए अशोक चव्हाण का केस खत्म हुआ, ऐसी खबर कहीं नहीं आई। लेकिन हमने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी उनको अपनी सरकार में भी ले लिया, उप मुख्यमंत्री, और एक को राज्यसभा भी दे दिया। अरे आरोपों के बाद आप दोनों शीर्ष नेता जेल पर बाहर हैं, आरोपों के बाद आप सब कुछ चलाते रहे, आरोप पर दूसरे का आरोप 1 साल में साबित होना चाहिए, वो खत्म हो जाए। आप 20 साल बाद चारा घोटाले में जेल जाएंगे, पर दूसरे पे आरोप लग गया और भाजपा के साथ आ गया, तो ये 1 साल में ये कौन सा पैरामीटर है? ये सबके चल रहे हैं, आप झूठ कैसे बोल रहे हैं टीवी पे? प्रकाश आप सिंह कैसे झूठ बोल रहे हैं कि छोड़ दिया, खत्म हो गया? बाल ठाकरे के परिवार ने दिखाइए दशकों से जो आपने जनता के लिए आपको छोड़ दिया। पहले आपने कहा कि 2 बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर में बैठकर गए, उनके नाम नहीं पता। अभी ये केसेस कहीं पर भी वापस नहीं हुए। मैडम सुनिए, कहीं राकेश जम्वाल और विक्रम ठाकुर, 2 भाजपा के, एक एक्स मिनिस्टर और एक सिटिंग एमएलए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, व्हाट्सएप पे आपको आप इनकी लोकेशन निकाल लीजिए। केंद्रीय नेताओं की आपने बात की थी, केंद्रीय नेताओं की आपने बात की थी, अभी अब आप अलग से ही नाम ले रहे हैं कुछ। क्या नाम दे दिया? भाजपा के दोनों, मैंने एक मंत्री बता दिया, एक विधायक बता दिया आपको, भाजपा के लोग हैं दोनों। राकेश जम्वाल सुरेंद्र नगर से विधायक है, विक्रम ठाकुर उनके एक्स मिनिस्टर है। ओके, और ये जो दूसरा झूठ बोला इसके लिए भी मंगवा लीजिए एक मैसेज। अरे सारे मैसेजेस मंगवा लूंगा, आप चेक मंगवा लीजिए। आप बताइए ना, कोई अखबार की कटिंग दीजिए ना, केस खत्म हो गया। आप कैसे बोल सकते हैं? अरे हम तो आपको खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अब आपको केस खत्म होने की भी जरूरत नहीं है। सरकार में सारे भ्रष्टाचारियों को आपको सरकार बनानी होगी तो उनको साथ में ले लेंगे, उप मुख्यमंत्री भी दोनों में से एक ही बात हो सकती है सुनील चौधरी जी, या तो केस वापस हुए या नहीं हुए, केस वापस हुए या नहीं हुए, केस अभी वापस नहीं हुए। जिस दिन आदमी ने भाजपा ज्वाइन कर ली उस दिन उसके सारे पाप धुल गए। अच्छा, ये अलग मैटर है। उस दिन उनके सारे पाप धुल गए, ये तो अलग बात है ना, हो गया। ये अलग मैटर है। उसके बाद जैसे वो शाम को निकलेंगे फिर से पापी हो जाएंगे और प्रधानमंत्री कह देंगे भ्रष्टाचारी थे। रीमा जी, मेरा IQ घट जाएगा अगर मैं इनकी बात सुनता रहूंगा। IQ तो आपका बहुत ज्यादा है पहले ही, क्योंकि भाजपा और उसकी ट्रेनिंग। धन्यवाद सर, आप ऐसी बातें झूठ बोलती रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से डिबेट में ना हमें तथ्य अपने दुरुस्त करके ही आना चाहिए। अभी कोई केस वापस हुए नहीं है, सबकी जांच चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है, जितने भी तरीके से चल रही है, तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए, आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ आज जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए बात जब हिमाचल की आती है तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो काबू पाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार वाकई में बचेगी या फिर कि आने वाले कुछ दिनों में फिर प्रतिभा सिंह, क्योंकि कई सवालों के जवाब आज बनते थे लेकिन उन्होंने दिए नहीं, उन्हें चुप करा दिया गया, तो क्या अब सरकार बची रहेगी या नहीं रहेगी, ये जल्दी पता लग जाएगा। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।